हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो देखे थे फ्रिक्शन, हमें कितना फ्रिक्शनल फोर्स या फिर मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है किसी भी बॉडी को अप ले जाने के लिए, डाउन लेकर आने के लिए। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ हमने चीजों का रिलेशन देखा था। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज बढ़ा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा था। आज हम देखेंगे, जो हमें कमेंट करना है वो करना है कमेंट ऑफ ऑन फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल। फ्रिक्शन जो है वो क्या है, एक नेसेसरी एवल है। मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर ये पूरा आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दी पॉइंट्स हियर। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी। पहले हम बात करेंगे फ्रिक्शन नेसेसरी है। देखो, कमेंट किस चीज पर करना है हमें कि फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, मतलब जरूरी भी है और बुराई भी, जरूरी बुराई है। तो इस चीज पर कमेंट करना है। तो हमारा पहला ये था, फ्रिक्शन नेसेसरी है। सबसे पहला पॉइंट है वॉकिंग। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वॉकिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही ग्राउंड को फोर्स कर पाते हैं और इन टर्न ग्राउंड क्या करता है, हमें आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, एक बार पहले भी हम ये कर चुके हैं, जब फ्रिक्शन पढ़ रहे थे उस वाले पार्ट में देखा था कि फ्रिक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा एक पैर ग्राउंड को पुश करता है और ग्राउंड क्या करता है, हमें इन टर्न आगे बढ़ने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है, रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट है स्टिकिंग। स्टिकिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। स्टिकिंग सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स अराइज किस वजह से होता है, ड्यू टू इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो स्टिकिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। एक्चुअली व्हाट इज द फ्रिक्शन, है क्या हुई फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन हमारे पास इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस तो है, अट्रैक्शन होता है उनमें बहुत जबरदस्त। ठीक है, कई बार बहुत अच्छे से वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन की वजह से ही स्टिकिंग पॉसिबल हो जाती है, चीजों का चिपकना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वोंट वर्क। जो व्हीकल्स के ब्रेक हैं वो भी वर्क नहीं करते। आपने देखा होगा, साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं, छोटे से जो उनमें रबर के जो गट्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइकिल के टायर के साथ चिपक जाते हैं। आपने ब्रेक अप्लाई किए, वो साइकिल के टायर के साथ चिपक गए। ठीक है, अब साइकिल आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों, क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया दोनों के बीच में। ठीक है, अब वो स्टिक हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक हो गए हैं। तो साइकिल जब वो दूर था तो व्हील रोल कर रहा था, इजी था, बट जब जैसे ही वो चिपक गया तो व्हील को क्या करना पड़ा, स्लाइड। अब वो स्लाइड भी नहीं कर पाया, कई बार आपने बहुत टाइट ब्रेक लगा दिए तो वो स्लाइड भी नहीं कर पाया। तो जो व्हीकल्स के ब्रेक्स हैं वो भी किस वजह से पॉसिबल हो पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही वो भी पॉसिबल हैं, अदरवाइज वो भी पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट जो है नट्स एंड बोल्ट्स होल्डिंग पार्ट्स वोंट वर्क। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना, ये कहते हैं कि नट फ्री हो गया इसका, तो वो किस वजह से हो जाता है, क्योंकि उसकी चूड़ी मर गई, ये सुना होगा, जो उसके ग्रूव्स होते हैं ना वो खत्म हो गए। ऐसा कैसे होता है कि आप उसको कसे जा रहे हो, टाइट कर दिया आपने उसको, लेकिन हुआ क्या, फ्रिक्शन की वजह से वो जो ग्रूव्स थे ना उसके, वो खत्म हो गए। अब जैसे ही वो खत्म हो गए तो वो किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रख सकते, वो लूज हो गए हैं। ठीक है, तो जो नट्स और बुलेट्स हैं वो चीजों को पकड़ के रख पाते हैं, वो भी किस वजह से होता है, बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है अडेसिव विल लूज देयर पर्पस। अडेसिव क्या होते हैं, जो किसी चीज के साथ चिपक जाए, जैसे बोर्ड ही है, जब चौक है, चौक के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो चिपक जाते हैं बोर्ड के साथ। तो जो एडेसिव्स होते हैं वो अपना पर्पस ही खो देते हैं, वो किसी भी चीज को नहीं चिपका पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो वो चिपका पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग विद सैंड पेपर विल नॉट बी पॉसिबल। जो सैंड पेपर के साथ आप जो क्लीनिंग करते हैं वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, किसी चीज पर दाग वगैरह लग गया तो सैंड पेपर थोड़ा सा क्या होता है, बोल सकते हो आप, खुरदरा, क्या बोलते हैं खुरदरे को, रफ रफ होता है, थोड़ा सा रफ होता है, तो उससे चीजें इजीली साफ हो जाती हैं। तो सैंड पेपर के साथ फिर आप चीजों को साफ भी नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें रफनेस या फिर उसकी स्मूथनेस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है राइटिंग विल ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब हम लिख पाते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो वो क्यों लिख पाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वहां पर फ्रिक्शन है। क्या आपने देखा है कभी भी ऑयली पेपर पर लिखकर, ऑयली पेपर पर आप नहीं लिख पाते हो, क्यों नहीं लिख पाते हो,
बिकॉज वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब फ्रिक्शन नहीं है तो आप कैसे लिख पाओगे, ऑयल करने से फ्रिक्शन लूज हो जाता है ना, कम हो जाता है, तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता, इसीलिए आप उस पेपर पर लिखना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हमने ये तो कर दिया कि फ्रिक्शन नेसेसरी है, अब हमें ये पता है कि फ्रिक्शन बुराई है, तो हमें अब इस चीज पर कमेंट करेंगे दैट फ्रिक्शन इज एविल, तो हमारा कमेंट को कंप्लीट हो जाएगा दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो देखो पहला क्या है, अपोज रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन क्या करती है, रिलेटिव मोशन का अपोज करती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी कम एनर्जी वेस्ट हो, लेकिन एनर्जी तो तब वेस्ट होगी ना जब हम कुछ कर पाएंगे, चल पाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमें थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज वियर एंड टियर, ये क्या करता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारे जूते जल्दी से घस जाते हैं, घस कर फट जाते हैं, तो किस वजह से, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वो फट जाते हैं, जल्दी घस जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हीट, फ्रिक्शन की वजह से आपस में घर्षण होता है चीजों में, रबिंग होती है, और रबिंग की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट प्रोड्यूस होती है रबिंग की वजह से, तो वो क्या करता है भाई, मशीन के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कमेंट दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। नेक्स्ट है वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के क्या क्या वेज हैं। तो सबसे पहला क्या है भाई, सबसे पहला है हमारे पास पॉलिशिंग, आपके पास जो भी सरफेस है आप क्या करो, उसकी पॉलिश कर दो, तो जब आप उसकी पॉलिशिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अब जब स्मूथ हो जाएगा, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन है ये, ठीक है। जब आप उसकी पॉलिशिंग कर देंगे तो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ होने के बाद उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, ठीक है, वो मोशन का थोड़ा कम अपोज करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो है आप क्या कर सकते हो, लुब्रिकेटिंग, ठीक है। लुब्रिकेटिंग वही होता है कि आप उसमें क्या कर दो, ग्रीजिंग, लुब्रिकेट्स क्या होते हैं, लुब्रिकेट्स ऐसे ही सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे ऑयल, ग्रीस, ये सब आप चीजों पर अप्लाई कर दो, तो ये सब आप चीजों पर अप्लाई कर दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बाल बियरिंग, बाल बियरिंग, बाल बियरिंग सभी ने देखी होगी, देखो व्हील होता है ना, उसमें एक अंदर की तरफ एक सर्कल होता है रिम में, और एक यहाँ पर बाहर की तरफ, और इसके बीच में क्या होती है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और ये क्या होती है, बॉल बेयरिंग। अब जब व्हील ऐसे घूमता है तो ये बॉल्स इस तरह से घूमती हैं, ठीक है, इस तरह से, मतलब व्हील इस डायरेक्शन में घूमेगा तो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। होता क्या है, जो कोई भी चीज होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, उसका जो चक्का होता है ना, जो अंदर वाला एक्सल होता है, उसको तो इस वाले में फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और बाहर वाला जो पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होता है उसको फिक्स करते हैं थोड़ा सा दूरी पर, ठीक है, थोड़ा सा दूर रखते हैं उसको, और उन दोनों के बीच में क्या रखते हैं, छोटी छोटी स्टील की बोल्स लगा देते हैं, ठीक है, इनके बीच में थोड़ी 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 आपको ग्रीजिंग मिलेगी। अब जब ये व्हील घूमता है, ये बाहर वाला जब व्हील घूमता है तो ये बॉल्स अंदर रोटेट करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर वाला व्हील है वो रोल करने लग जाता है, रोल कर रहा होता है, किसके ऊपर, इन बॉल्स के ऊपर। अगर वो इसी के ऊपर घूमता, अंदर वाले चक्के के ऊपर ही, तो क्या होता भाई, जब वो अंदर वाले चक्के के ऊपर घूमता तो वो स्लाइड कर रहा होता, और इस वक्त यहाँ पर क्या होता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमने ये बॉल्स लगाकर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो बाल बेयरिंग से भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, जो फ्रिक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल्स पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का मटेरियल आपने यूज किया है। तो आप क्या करो, प्रॉपर सिलेक्ट कर लो, मटेरियल्स को प्रॉपरली सिलेक्ट करो, जैसे कि जो टायर्स होते हैं वो बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। टायर्स बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, रबड़ का, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रबर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है,
लेस होता है। लोहे की क्यों नहीं बना लिए, लोहे के बना लिए थे हैं, तो में से कौन सा डिस्कवरी करेगा आप लोहे के टायर बनाने की। देखो जो रोड रोलर वगैरह होते हैं उसमें लोहे के टायर्स होते हैं ना, तो लोहे के टायर्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत स्लो चल पाते हैं। क्यों? बिकॉज उसमें रोड की और उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली मटेरियल्स को सिलेक्ट करके कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, इन चीजों को सिलेक्ट करके मटेरियल को एक प्रॉपर लेकर कि आपको क्या काम करना है, जो चीज आप बना रहे हो उस चीज को आपको किस लिए यूज करना है, तो वो चीज सोचते हुए प्रॉपर मटेरियल का यूज करके आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रीम लाइनिंग। और क्या कर सकते हो आप, स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग होती है इस तरह की शेप, थोड़ी मछली की जैसी शेप। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक तरफ से तो क्या हो, बिल्कुल शार्प एंड और फिर ब्रॉड और फिर थोड़ा सा शार्प सा हो जाए। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, एक तो देखो एरोप्लेन होती है ऐसी आगे से सीधा ऐसे चल रही होती है। ठीक है, अब जब वो एरोप्लेन सीधा ऐसे चलती तो हवा उसको चलने देती क्या, वो इजिली प्रॉपरली उड़ पाती नहीं, फ्लाई नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, बिकॉज हवा का जो प्रेशर होता है उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा होता। अब हवा का प्रेशर ज्यादा होता तो इंजन को ज्यादा फ्यूल लगाना पड़ता। ठीक है, तभी वो प्रॉपरली उड़ पाती। अब वो कुछ इस शेप की है, आपको सिर्फ इतना पूरा पोर्शन ना देखे ये शेप दिख रही है। ठीक है, और फिर ये इधर से ऐसे, अब ये जैसे ही हवा आई तो उसको सिर्फ एक पेनी से नोक मिली, नोक पे कितना फोर्स लगा लेगी, वो यहाँ से स्किड कर गई हवा, अब पीछे जाती गई तो उसको थोड़ा थोड़ा रास्ता मिलता गया। तो जैसे ही बॉडीज की शेप स्ट्रीमलाइंड बना दी जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जो वाटर और एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। ठीक है, ड्रैग। तो वाटर और एयर में जो बॉडीज होती हैं उनको स्ट्रीमलाइन शेप में बनाते हैं ताकि उसमें जब वो ट्रेवल किया जाए तब उनमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो भाई, आप सरफेस की रफनेस को इंक्रीज कर दो, सरफेस की रफनेस को इंक्रीज कर दो बाय इंक्रीजिंग रफनेस ऑफ सरफेस। आप अगर सरफेस की रफनेस को इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, जो जूते वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा नीचे स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, शेप होती है ना, तो वो किस लिए होता है, ताकि वहां पर थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्शन मिले और वो जो शूज हैं वो रोड के ऊपर स्लिप ना हो। ठीक है, तो इसलिए उनके बीच में क्या होता है भाई, वो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए उसमें स्पाइक्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, जब रेनी सीजन हो जाता है तो वहां पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती है, अदरवाइज आप बहुत ही धीरे धीरे पैर रखते हो चीजों पर। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है कि अगर आपने थोड़ी सी फास्टनेस दिखाई तो आप स्लिप हो जाओगे। अदरवाइज मिट्टी डाल के आप थोड़ा इजिली चल सकते हो। क्यों? क्योंकि मिट्टी क्या करती है, थोड़ी सी रफनेस प्रोवाइड कर देती है, फ्रिक्शन थोड़ा इंक्रीज कर देती है। वाटर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, सोपी वाटर हुआ, ये सारी चीजें लुब्रिकेंट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टायर्स होते हैं उनमें भी थ्रेडिंग की जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि रोड के बीच में और टायर के बीच में क्या हो, फ्रिक्शन हो। ठीक है, फ्रिक्शन सफिशिएंट मिल सके। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है एक फोर्स, और वो क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमने एक्सीलरेशन पढ़ लिया था सेंट्रीपिटल, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों ना पढ़ते, जहां पर एक्सीलरेशन होगा कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा था कि एक्सीलरेशन ऐसा होता है जो चीज को किसमें घुमा देता है, सर्कल में घुमा देता है। एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, वो ऐसे ही जाना चाहता था, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग गया, ये ऐसे मुड़ गया। अब ये ऐसे जाना चाहता था, फिर इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग गया, ये ऐसे मुड़ गया। अब ये ऐसे जाना चाहता था, फिर परपेंडिकुलर फोर्स लग गया, ऐसे मुड़ गया। अब ऐसे जा रहा था, परपेंडिकुलर फोर्स लग गया यहाँ पर, फिर ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से करता करता ये क्या करेगा, अपने सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, अब इस तरह से ये मूव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। जब आप इन सेगमेंट्स को बहुत ही छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लोगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या ले लोगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स लोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब as all of you know that every object has tendency to move in a straight line according to Newton's first law. According to Newton's first law, every object has a tendency to move in a straight line. ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। कब तक मूव करता रहेगा? जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। अब अगर ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट मीन्स क्या होगा? वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। जब सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पर उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिख लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स, it is the force which makes the object to move in a circular path. ठीक है, कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसमें मूव करवा दे? सर्कुलर पाथ में मूव करवा दे, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल, इसको बेसिक से इस लाइन को स्टार डाल के आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल मस्ट एक्ट ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर लगेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट के अंडर मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, मतलब दोनों ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर एक है तो दूसरा होगा ही होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो ऑब्जेक्ट किस में मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो वहां पर कंफर्म है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा, 110% होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। अब देखो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में एक फोर्स होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे पास नेचर में 4 बेसिक फोर्स होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर आप बोल सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ गया? इसके अलावा भी हमने बहुत सारे फोर्सेस पढ़ लिए है ना, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा, टेंशन वाला पढ़ा, सब नया पढ़ लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं। अब जब एक्चुअली में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो ये क्या है? क्यों मैडम फिर हमें पागल बना रहे हो? है, अभी तो बोला सेंट्रीपिटल फोर्स है, सर्कल में मूव करवाएगा, अब बोल रहे हो कि ना क्या पढ़ा रहे हो ये हैं? सर खुजाने लगोगे अपना। तो देखो भाई, तुम्हारी क्लास से एग्जांपल लेते हैं। जब तुम स्कूल आते हो तो हर क्लास में एक मॉनिटर होता है। ओके, अब चलो हमारे स्कूल का रूल है, हमारे स्कूल में मॉनिटर नहीं, हमारे स्कूल में कैप्टन होता है। ठीक है, हर क्लास में कैप्टन होता है। पिछली बार राम कैप्टन था। ठीक है, लास्ट ईयर राम कैप्टन था। अब की बार रमेश कैप्टन है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर पता है सभी को कि राजेश कैप्टन बनेगा। ठीक है, तो 3 साल का हो गया। तो अब देखो, 3 बच्चे हैं जिनका आपको पता है कि वो कैप्टन है। अगर बाहर से कोई आपकी क्लास में आए और ये बोले कैप्टन किसका नाम है, तो क्या कैप्टन किसी का नाम है? क्या एक्चुअली में आपकी क्लास में कैप्टन किसी का नाम है? यस और नो? नहीं है, कैप्टन किसी का नाम नहीं है। अब कैप्टन एक्चुअली में आपकी क्लास में किसी का नाम नहीं है तो दैट मीन्स क्या हुआ? कैप्टन है और कैप्टन नहीं है। वो क्या है? दूसरा ही कोई पर्सन है जिसको एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि हाँ भाई ये कैप्टन है, वो कैप्टन की ड्यूटी निभा रहा है। ठीक है, कैप्टन की ड्यूटी निभा रहा है। अगर वही पर्सन ये बोलता कैप्टन की ड्यूटी कौन कर रहा है तो आप इजिली बता देते, इस साल के लिए रमेश कर रहा है,
लास्ट ईयर कौन कर रहा था? राम कर रहा था। नेक्स्ट ईयर कौन करेगा? राजेश करेगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ भी वही कहानी है। एक्चुअल में कोई नहीं है ये, बस ये क्या करता है, एक चीज को सर्कल में मूव करवाने की ड्यूटी करता है। और वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने की ड्यूटी करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, अलग अलग केसेस में अलग अलग फोर्सेस को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, एटम्स के केस में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर या इलिप्टिकल, जो भी ऑर्बिट्स आप बोलना चाहो, उसमें मूव करवाता है। अब जब ये उसमें मूव करवाता है तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या हो गया यहाँ पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इधर लिख देती हूँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स होंगे डिफरेंट केसेस में। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अर्थ एंड सन, अर्थ क्या कर रही है? सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सन उसको रिवॉल्व करवा रहा है, बट फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें पता है कि जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगा उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इन केस ऑफ स्टोन एंड स्ट्रिंग, स्टोन एंड स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या कर रही है? स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। एक स्टोन है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग स्टोन को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स। ठीक है, जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या करवा रही है? उसको सेंट्रीपिटल फोर्स में सर्कल में मूव करवा रही है। तो वो यहाँ पर किसका रोल प्ले करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो भाई, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, वी नो दैट F is given by m into में A for centripetal force, and सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय A बराबर v स्क्वायर बाय r। हमने सेकंड यूनिट में ये देखा था। तो अब यहां से क्या आ जाएगा? F की इसके बराबर आ जाएगा mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, और ऑलवेज किधर डायरेक्टेड रहेगा? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ ये डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की उसकी टेंडेंसी है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? उसको सर्कल में मूव करवाता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? सर्कल में मूव करवाना चाहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर जाना चाहेगा? अपनी पोजीशन पर वापस जाना चाहेगा। ठीक है, तो जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है एक फोर्स अराइज होता है। ठीक है, और वो फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को इसकी वापस पहले वाली पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो किधर ला रहा था इसको? सेंटर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको किधर लेकर जाना चाहता है? सेंटर से दूर। ये कहना चाहता है तू जिधर चल रहा था उधर ही चल। ये इसको सुधारने की कोशिश कर रहा है इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको पता है कि आगे जाएगा तो इधर खाई है, खाई में गिर जाएगा। तो ये कोई व्हीकल वाला था, उसको ये कह रहा है भाई इधर हो जा, इधर मुड़ जा, बट ये क्या कह रहा है? ना, इधर ही चल। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जो वापस उसे उसी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करता है जिसमें वो चल रहा था। ठीक है, तो देखो भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन क्या आ गई? इट इज द फोर्स दैट अराइज, अराइज तो होता है ये, दैट अराइज व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग, body is actually moving in circular path due to
virtue of the body to regain its original position, regain its original position। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें बॉडी क्या करना चाहती है, अपनी, जो तब अराइज होता है जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, और किस वजह से अराइज होता है कि बॉडी वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में जाना चाहती है। ये मैथमेटिकली क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, और डायरेक्टेड किधर होता है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, इट इज रिएक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिएक्शन है, रिएक्शन टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अगर आपको एक ही डायग्राम में दोनों फोर्सेस को दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, बताओ जल्दी बताओ। मैं बोल दूं कि एक ही डायग्राम में दोनों फोर्सेस को शो करो भाई, तो कैसे शो करोगे? ये हो गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये अंदर की तरफ कौन सा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मैंने इसको FCF से लिख दिया और इसको लिख दिया FC से। ओके, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए एक और रिलेशन भी निकल सकता है। एक क्या था, mv²/r, तो v की जगह क्या रख दो, r ओमेगा, m r² ओमेगा² अपॉन में r, तो क्या आ जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। वन मोर रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कल करें, आज ही कर लें एक और टॉपिक, आज ही कर लेते हैं एक और टॉपिक ना, राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड। राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड, लेट अस कंसीडर, यहां पर हमारे पास एक व्हीकल है। ठीक है, कोई भी एक व्हीकल है इस टाइप से, आप कुछ भी लगा लो, एक ये व्हीकल है, तो ये क्या कर रहा है, इस रोड पर, कर्व्ड रोड है और इस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो इधर से देखो, एक बार के लिए यहाँ पे समझो, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कर्व्ड रोड है, व्हीकल की टेंडेंसी क्या होती है, स्ट्रेट जाने की। ठीक है, व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी, स्ट्रेट जाने की होगी। अब कर्व्ड रोड है, मतलब सर्कुलर पाथ है कुछ ना कुछ, अब वो सर्कुलर पाथ में मूव करे, कर्व करे, इसके लिए वहां पर क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, आप ये चीज लिख लेना, व्हेन ए व्हीकल कर्व्स ऑन अ रोड। ठीक है, व्हेन अ व्हीकल कर्व्स ऑन द रोड एंड, एक मिनट रुको भाई, देखो भाई, व्हेन अ व्हीकल curves on a road, then a centripetal force act on it, centripetal force लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई, centripetal force acts on it। जैसे ही कोई व्हीकल है वो किसी रोड पर कर्व करेगा तो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उस व्हीकल पर। तुम्हारी मैडम की इतनी सुंदर ड्राइंग नहीं है कि अब मैं यहाँ पर कार बना दूं। ठीक है, तो देखो व्हीकल के पास उसका खुद का क्या होगा, वेट होगा, जो कि किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, r। ओके, r, दोनों चीजें हो गई, ये तो बैलेंस हो गया। अब ये जब इधर जा रहा है तो इसको ये इधर की तरफ कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंटर की तरफ, तो इसको प्रोवाइड कौन करेगा, अब ये बताओ, यहां पर कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन। तो ये लाइन आप लिखेंगे, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे प्रोवाइड करता है, देखो व्हीकल ऐसे जाना चाहता है, टर्न करना चाहता है, ये व्हीकल है, ये आपकी गाड़ी है और ये ऐसे टर्न करना चाहती है। ठीक है, अब फ्रिक्शन का हमेशा क्या रहता है, अपोज टू इंटेंडिंग मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मोशन में जाना चाहता है उसका अपोज करता है, हमेशा अपोज करता है। तो ये अब व्हीकल इस तरफ जाना चाहता है, इधर की तरफ,
तो व्हीकल ये क्या जाएगा फ्रिक्शन, ये इधर ना जाके कहाँ जाए, बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सॉरी, या वो व्हीकल किस तरफ जाना चाहता है, बाहर की तरफ, हम उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, अंदर की तरफ। तो जब वो बाहर की तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या कहेगा, इधर आ, वहां कहाँ भाग रहा है, इधर आ, कहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या है, इधर जाने की है, ठीक है। अब व्हीकल की टेंडेंसी इधर जाने की है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब जब फ्रिक्शन सेंटर की तरफ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर की, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जब किसी कर्व रोड पर कोई व्हीकल कर्व करता है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक रिएक्शन तो क्या हो जाएगी, हियर थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, थ्री फोर्सेस are acting on the object। पहला है ऑब्जेक्ट का वेट, सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकली अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कंप्लीट यू हैव टू राइट, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, एंड थर्ड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स which acts as centripetal force, frictional force which acts as सेंट्रीपिटल फोर्स। तीसरा कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसकी तरह एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तो किससे बैलेंस है, एम जी से बैलेंस है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन किससे बैलेंस है, एम जी से बैलेंस है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, ठीक है। एफ किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। अगर एफ सफिशिएंट नहीं है, इतना नहीं है, या फिर फ्रिक्शन इससे कम है, ठीक है, फ्रिक्शन इससे कम है, तो इतना फोर्स चाहिए, ठीक है। इतना फोर्स क्या होगा, इतना फोर्स चाहिए, ठीक है। इतना फोर्स चाहिए उस ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, मूव करने के लिए। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज्यादा हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज्यादा हुआ तो वो क्या कर देगा, उसको और शार्प टर्न देने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए, इससे या तो कम होना चाहिए या फिर उतना ही होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो हो सकता है, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वेलोसिटी की जो बात करेंगे कि वी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। चलो अभी हम निकालेंगे, पहले इसको एक बार कंप्लीट निकाल लेते हैं, वी का यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, याद है तुम्हें, म्यू आर रख सकते हैं, एफ की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू आर, और आर की जगह मैं क्या रख दूं, म्यू आर बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। आर की जगह मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रख दूं, एम जी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एम से एम कैंसिल, वी के लिए रिलेशन निकाल दो, यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा, म्यू आर जी वी स्क्वायर, और वी क्या आ जाएगा, म्यू आर जी अंडर द रूट, ठीक है, म्यू आर जी अंडर द रूट। अब अगर ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, म्यू आर जी, अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, ठीक है, वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स तो इतना सफिशिएंट नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स तो फिक्स रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों फिक्स रहेगा, क्योंकि उसकी तो एक लिमिट है ना, कि एक आपने मटेरियल दे दिया, रोड दे दिया, रोड और टायर्स का मटेरियल है, वो जो है उतना ही, फ्रिक्शनल फोर्स तो उसके लिए उतना ही रहेगा। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी है इसके अकॉर्डिंग वो कितनी हो सकती है, यही वी मैक्सिमम क्या हो सकती है, म्यू आर जी। म्यू तो किसकी वजह से आएगा, मटेरियल की वजह से, आर क्या है कि उस कर्व रोड का रेडियस कितना है, और जी आपके पास है सेंट्रीपिटल, सॉरी सेंट्रीपिटल कहाँ, सेंट्रीपिटल याद आ रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो वी मैक्सिमम आपके पास इतना होता है। अगर आपको ज्यादा स्पीड के साथ व्हीकल को कर्व करना है तो आप क्या करोगे, आर को बढ़ा दो, एक ही ऑप्शन है सिर्फ आपके पास, आर को बढ़ा दो, तो उस टाइम पे आपका व्हीकल कुछ इस तरह से टर्न
कर सकता है। लेकिन अगर छोटा कर्व्ड पाथ है, उसका छोटा रेडियस है, तो आपको मैक्सिमम स्पीड यही रखनी पड़ेगी। अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स जो पर्याप्त है वो आपको मिलेगा नहीं, और वो आपको नहीं मिलेगा तो व्हीकल क्या हो जाएगा, स्किड हो जाएगा, ठीक है, और आप गिर जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ये आप यहाँ तक कंप्लीटली अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। देखो भाई, यहाँ पर इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स ही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो क्लियर है। आई डोंट थिंक यहाँ पर अब कोई भी डाउट होगा। नेक्स्ट हम करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड्स एंड बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, सीधी बात तुम्हारी डे टू डे लाइफ से है।